बहुत बड़ी खबर आई अब ट्रंप की तरफ से, जिसमें ट्रंप ने कहा, इसके पहले तमाम नाटकीय घटनाक्रम आप देख रहे होंगे लगातार, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से जो ताजा ट्वीट है, ताजा सोशल मीडिया पर बयान है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जिसमें ट्रंप ने कहा द सीज फायर इज नाउ इन इफेक्ट, प्लीज डू नॉट वायलेट द सीज फायर इज नाउ इन इफेक्ट, प्लीज डू नॉट वायलेट। मतलब सीज फायर अब लागू है, इसे आप लोग वायलेट नहीं करें। और ये ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ईरान और इजराइल के लिए लिखा एक निर्देश है, एक इंस्ट्रक्शन की भाषा है, एक कहे तो एक दादा की तरह भाषा है कि सीज फायर अब लागू हो गया, इसे आप दोनों वायलेट नहीं करें। और ये ऑर्डर भी है, इसको जिस भी तरह से देखें, एक थर्ड एम्पायर की तरह अमेरिका ने इसमें दखल दिया और सीज फायर का ऐलान किया, वैसे ही जैसे ट्रंप पहले भी कई बार करते रहे। अब देखिए 6-7 घंटे का ट्रंप का पूरा सिलसिला, जो उनके ट्वीट करने का, जिसको वो ट्रूथ पर वो करते हैं, वो एक ही बात है। सोशल मीडिया पर उनके ऐलान का पूरा सिलसिला देखिए। पहले ट्रंप ने ईरान की तरफ से जो मारे गए, दोहा में मिसाइलें दागी गई अमेरिकी मिलिट्री बेस पर, उसका मजाक उड़ाकर कहते हैं कि ईरान ने 14 मिसाइलें दागी, 13 को हमने गिरा दिया, 14वां किसी काम का नहीं था, बहुत कमजोर लड़ाई लड़ रहा है ईरान जो भी है। उसके फिर उन्होंने दूसरा कहा कि दोनों से बात हो रही है, अब सीज फायर पर सहमति बन गई है, 6 घंटे बाद ईरान सीज फायर करेगा और 12 घंटे बाद वो करेगा। देखिए, ये भी कहना डिप्लोमेसी में है कि दोनों देश हमारे पास आए और दोनों शांति चाहते थे। ये नहीं करें कि मैं चाहता हूं शांति करे, यही कहा कि दोनों देश हमारे पास आए और वो दोनों शांति चाहते थे। बेस्ट, गॉड ब्लेस इजराइल, गॉड ब्लेस ईरान, ये कह दिया। उसके बाद 6-6 घंटे की मियाद, जिसकी बात करें, लास्ट ट्वीट डालिए स्क्रीन पर। और उसके बाद अब जो ये ट्रंप ने कहा द सीज फायर इज नाउ इन इफेक्ट, प्लीज डू नॉट वायलेट इट, ये इंस्ट्रक्शन सही आपने विश्लेषण किया इनके सिख साहब। इसका मतलब पूरा सीक्वेंस अगर देखेंगे 6 घंटे का, 7 घंटे का रात का, कि अब अमेरिका ये लेजिटिमेसी हासिल करेगा कि देखो ये सब हुआ और उसके बाद ये शांति हो गई, सीज फायर हो गया। अब अगर ईरान करता है तो हमारे पास वो अधिकार है रिटेलिएट करने का, और वो रिटेलिएशन ज्यादा स्ट्रांग होगा। जो पहले ट्रंप ने कहा भी था फोर्दो में बमबारी के बाद कि अगर ईरान रिटेलिएट किया तो भयानक अंजाम होगा। धनंजय त्रिपाठी जी, ये ट्रंप जो जैसे सिंह साहब ने विश्लेषण किया, इस नतीजे पर पहुंचे, आपको भी यही लग रहा है? बिल्कुल, ट्रंप तो देखिए चाह रहे थे कि एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पे वो एक पीस मेकर बनकर के उभरे, वो शुरू से बोल रहे थे। और जब उन्होंने ईरान के में अटैक करने का शुरू किया तो उनके खुद के कई सारे समर्थक थे जो इस बात से खफा थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो उनके प्रेसिडेंट रहते अमेरिका किसी भी तीसरे देश के अंदर कुछ नहीं करने जा रहा है, वो सिर्फ मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है। उनको दोनों चीजें मिल गई, एक तो वो कि वो एक बड़े पीस मेकर बनकर के उभर आए इसके अंदर, वो खुद वो कह रहे हैं कि दोनों देश आए मेरे पास, मैंने ये कराया और मेरे कहने से ये शांति हो गई, और उन दो देशों के बीच में हो गई जो बहुत बड़े शत्रु थे और इतने सारे रीजनल इनस्टेबिलिटी के कारण थे। तो एक तो ये, दूसरा उन्होंने ये भी सक्सेसफुली प्रूव कर दिया कि हमने उन न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक कर दिया, उसको पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया जहां से ईरान न्यूक्लियर वेपन बना सकता था। तो उन्होंने कई सारी चीजें अचीव कर ली 12 दिनों के अंदर। एक तो ईरान का न्यूक्लियर वेपन्स को तबाह कर दिया, न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटीज को बर्बाद कर दिया, ईरान और इजराइल के बीच में समझौता करा दिया, पूरे वेस्ट एशिया के अंदर पीस करा दिया, और ये सब उन्होंने खुद कर दिया। तो मेरे ख्याल से उनके आज की तारीख में वो एक कहावत है कि दोनों हाथ में लड्डू हैं। अब सवाल ये होता है कि ये एक इसके अंदर प्लेयर अभी और भी है, वो है बेंजामिन नेतन्याहू। वो कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या वो, क्योंकि उन्होंने, अगर इसका थोड़ा सा और हम डिटेल्स में जाए तो ये अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इजराइल के पास ग्रीन सिग्नल था ईरान पर अटैक करने का कि नहीं, क्योंकि नेतन्याहू ने अपने आप ही करके अमेरिका पे प्रेशर क्रिएट किया, ये भी एक बात आ रही है। इसमें मानेगा नहीं, पहली बात कि मैं नहीं जानता हूं कि नेतन्याहू आगे क्या करेंगे, कोई नहीं जानता, लेकिन इसमें संशय है कि अमेरिका के इस तरह से अथॉरिटी के साथ कहने के बाद ईरान क्या करेगा, इस पर आशंका हो सकती है। इजराइल नहीं मानेगा, इसकी गुंजाइश कम है। भाई, इजराइल तो त्राहिमाम कर रहा था कि अमेरिका को किसी ढंग से इसमें पार्टिसिपेट करे,
और इजराइल के साथ अमेरिका है, सारा वहां डिफेंस सिस्टम, इक्विपमेंट और आयरन डोम से लेकर मिलिट्री इक्विपमेंट सब अमेरिका का सपोर्ट है, अरबों डॉलर का इजराइल को मदद है। तो इजराइल नहीं मानेगा, इसकी गुंजाइश मुझे कम दिखती है। मैं मतलब एक सिर्फ अपना क्या बोले जी हाइपोथेसिस माने, इसकी लेकिन गुंजाइश कम दिखती है। इजराइल के वॉरफेयर के कई और तरीके हैं, जैसे कि वो मोसाद के थ्रू कई सारी चीजें और भी करा सकते हैं। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें इजराइल लगातार ये बोलता रहा है कि रजीम चेंज हमें चाहिए ईरान के अंदर, उसी पर आ रहा, ईरान के बहुत अंदर इंपॉर्टेंट लाइन पे आ गए आप, उसी पर राजनीतिक बदलाव करना चाहिए। हम्म। तो क्या अभी ये ईरान के अंदर थम गया है कि नहीं, ये मुझे थोड़ा अभी चीजें अटपटी लग रही है। लेकिन ईरान को भी एक सीज फायर चाहिए था, ये एक बात सही थी, क्योंकि अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट के बाद अगर ये नहीं होता और इजराइल के ऊपर ज्यादा अटैक होते तो अमेरिका इसमें एक बहुत बड़े पैमाने पर आ सकता था, जो ईरान डेफिनेटली नहीं चाहता होगा। और कहीं ना कहीं इजराइल को भी ये लग रहा था कि ये युद्ध अभी रुक जाना चाहिए, क्योंकि उनके जो सिंह साहब कह रहे थे वो सही बात है कि उनके आयरन डोम, जिसकी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एक महिमा मंडन है कि वो बहुत स्ट्रांग एयर डिफेंस सिस्टम है, वो पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो रहे थे और ईरान की मिसाइल्स वहां अंदर जा रही थी। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि क्या ईरान के लिए चीजें अभी थम गई, इजराइल के लिए थम गई हैं ऐसा लगता है, लेकिन ईरान के लिए क्या चीजें अभी रुक गई हैं कि नहीं, ये थोड़ा कहना अभी मेरे ख्याल से जल्दबाजी होगी। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट है रिजीम चेंज। अभी ट्रंप ने भी ट्वीट किया था परसों, जिसमें जैसे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसी तरह से कहा था मेक ईरान ग्रेट अगेन। ट्वीट स्क्रीन पर डालो। तो ये रिजीम चेंज की बात ट्रंप ने भी की, इजराइल लगातार कहता रहा। देखिए मैं स्क्रीन पर डाल रहा हूं जो ईरान ने माफ करिए ट्रंप ने ट्वीट किया था, इसके लिए लिखा था, इट्स नॉट पॉलिटिकली करेक्ट टू यूज द टर्म रिजीम चेंज, बट इफ द करंट Iranian regime is unable to make Iran great again, why would not there be a regime change? मीगा नारा दे दिया, मीगा MIGA। भैया ईरान की जनता किसको ईरान में बिठाना चाहती है, रिजीम चेंज करना चाहती है, नहीं चाहती है? वो राजा पहलवी के बेटे को जो बाहर बैठकर ईरान में रिजीम चेंज करना चाहते हैं, उनको लाना चाहती है, वो जनता तय करे। लेकिन ट्रंप ने ऐसा फिर दादे की तरह, भाई आप अपने मुल्क में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कह सकते हो, आप मेक ईरान ग्रेट अगेन का भी नारा, मीगा का नारा आप वाशिंगटन डीसी से कैसे दे सकते हो? लेकिन किया। तो ये बड़ा सवाल है कि क्या ये रिजीम चेंज वाली जो स्ट्रेटजी है, कॉन्स्पिरेसी है, इजराइल और मोसाद जिसका जिक्र किया, मोसाद के जरिए बहुत तरह के की हरकतें जारी रहेगी। ये भी आपको याद होगा कि खामेनेई के लिए ये भी कह दिया, हम जानते हैं कहाँ छुपे हैं, और एक स्थिति हो गई कि नेतन्याहू का भी ऐसा बयान आएगा, जरूरत पड़ेगी तो हम मतलब किसी भी चीज से हिचकेंगे नहीं। ये ट्वीट सामने दिया उनका, ट्रंप का। तो इसको कैसे देखते हैं एनके सिंह साहब? ये सब चीज थम जाएगा या अब ऑपरेशन के तरीके बदल जाएंगे ईरान के खिलाफ? नहीं, एक तो बेसिक बात यह है कि अगर अमेरिका की जनता ट्रंप के इसको वो एक विक्ट्री के रूप में ले और इसको माने कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन हो गया है, तो मुझे लगता है कि अमेरिका के कलेक्टिव विजडम की प्रॉब्लम है कि वहां के लोग इसको भी अगर वो समझ रहे, जीत समझ रहे, और ट्रंप इसको टॉम टॉम करेंगे, बहुत बजाएंगे, लेकिन क्या ये वाकई जीत है? जो पहला बेसिक सवाल है, तुम दशकों से हम पूरा अमेरिका, पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड ईरान के न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पैदा होने के खिलाफ है। ये जंग उसी लिए लड़ी गई थी। अभी तक ट्रंप के ट्वीट पे तो कुछ भी नहीं आया है कि ईरान ने कहा है कि हम अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज बंद करने जा रहे हैं, हम इनरिचमेंट नहीं करेंगे। क्या एक सेंटेंस है? तो भैया इतना नरसंहार और बमबाजी क्यों किया? तो अब अगर अमेरिका की जनता का कलेक्टिव विजडम इतना कमजोर है कि वो ट्रंप से ये सवाल पलटने की जगह ये कहेंगे हो गया, ग्रेट हो गया, अमेरिका भी ग्रेट हो गया। दूसरा सवाल ये है कि कोई ट्रंप से पूछे कि यार बम गिरा के तुम किसी देश को ग्रेट बनाने जा रहे हो? अजब सवाल है कि तुम पहले तो बम गिराओगे, फिर कहोगे कि साहब वहां रिजीम चेंज वहां की जनता को करना चाहिए ताकि ईरान मेक ईरान ग्रेट अगेन, मागा की तरह मीगा भी हो। मतलब तुम दूसरे के फटे में टांग अड़ाने में तो बम गिरा दोगे और फिर उसको ग्रेट बनाने को कहोगे। तो ये लॉजिकल फैलेसी है कि अमेरिकन जनता कितनी लेकिन
तीसरा जो है, जो मुझे लगता है कि आप भी इत्तेफाक करेंगे, धनंजय जी भी करेंगे, कि क्या अभी इमिनेंट थ्रेट कोई वहां पे बहुत विद्रोह हो रहा था ईरान में खामनेई को लेके? 85 साल के हैं, कोई दो राय नहीं है। बहुत ज्यादा एक्सेसेस भी उन्होंने किया है, वहां के लोगों पे किया है, विमेन एम्पावरमेंट को लेके किया है, विमेन लिबर्टी को लेके किया है। लेकिन क्या ये आक्रोश वहां पे सड़कों पे है और उस शिद्दत से है जिसमें जस्टिफिकेशन है? तो क्या कोई शर्त अगर इन्होंने रखी होगी तो यही रेजिम तो समझौता कर रही है, यही रेजिम तो बम फेंक रही है, तो क्या इस बात पे मानेगा? अच्छा साहब खामनेई, अच्छा खामनेई को हटाना तो उम्र हो गई है, 85 साल की उम्र है और 3.5 दशक से वो शासन में है, 3.5-4 दशक से। तो 89 अगर 45 साल हो गए। 45 साल, तो अगर उनको वो हटते इस उम्र के मकाम पे आके, वो फीबल भी हो गए हैं और वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, तो अगर उनका काउंसिल उनकी एडवाइस के साथ किसी नए को चुन रहा है, तो ये तो ईरान की अपनी, इसमें ट्रंप की कौन सी वो हो गई? वो तो चुनने का प्रक्रिया नहीं है, वो चुन ही लिया जाएगा। लेकिन अगर इसी को ट्रंप अपना समझ रहे हैं कि सक्सेसफुल हो गए और हम सब चले आए, तो मूल क्वेश्चन फिर भी रह जाएगा वेस्टर्न वर्ल्ड से, क्रिश्चियन कम्युनिटी से, और जो ताकतवर है, और यूरोप और अमेरिका से, ट्रंप से भी खास करके, कि तुमने ये जो युद्ध किया था, और क्यों, उसी से क्यों, यहूदियों से भी, इजराइल से भी, जो उसका रिप्रेजेंटेटिव है, कि भैया ये जो शुरू किया था, ये किस बात को लेकर शुरू किया था? कोई जमीन का झगड़ा था? झगड़ा यही था ना कि भाई तुम्हें बम नहीं बनाने दे, वो मेरे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। इजराइल का डॉक्ट्रिन क्या था? दिस विल बी एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फॉर अस, हमारे अस्तित्व का खतरा है, लिहाजा हम इनको मारेंगे। और तुमने शुरुआत कर दी। शुरुआत किसने की? शुरुआत तो तुम्ही ने की ना। तो अब तुमने बंद क्यों कर दिया? क्या ईरान ने कह दिया है कि बस आज से भैया कान पकड़ते हैं, अब कभी नहीं, भूल चूक लेनी देनी, अब कभी नहीं जाएंगे उधर? क्या ईरान ने ये कबूल किया है? क्या ट्रंप इसको लिख रहे हैं? अगर ये नहीं लिखा है तो तुम्हारा B2 बॉम्बर जो तुमने कैमोफ्लेज करके बजाए जाने के पश्चिम पर एक भेजा, कुछ भेजा पश्चिम, ताकि लोग समझे कि हाँ बम्बर आ रहे हैं और वो इंडियन ओशन में कहीं उतरेंगे, और इधर आपने ईस्ट से भेज के कैमोफ्लेज करके आप उसने दूसरे सॉइल पे उतारा और उसके बाद बॉम्बिंग की। इतना बड़ा आपने ऑपरेशन किया, जो शायद दुनिया का सबसे कैमोफ्लेज्ड ऑपरेशन था, जो धोखे वाला ऑपरेशन था। उसके बाद अब आप कह रहे हैं कि हो गया साहब, समझौता हो गया, दोनों पहलवान किनारे किनारे हो गए, अपनी अब लंगोटा उतार के धोती कुर्ता पहन चुके हैं। तो अगर आप ये कह रहे हैं तो आपसे सवाल तो होगा ना कि तो भैया तो ओरिजिनल प्रेमाइस का क्या हुआ? इसलिए हमें लगता है कि ट्रंप को हो सकता है कि अभी एक वो हो, अमेरिका में भी एक वो हो, ये मागा वाले करें, लेकिन और ट्रंप करवाएं इसको कि साहब ट्रंप जीत गए, ट्रंप जीत गए। लेकिन हकीकत ये है कि इसमें जीता कौन? और हार जीत इसलिए कि जंग है, तो जंग है तो अंत में गेनर कौन रहा? इजराइल ने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया, उसका 7 लेयर डिफेंस सिस्टम दुनिया देख ली। ईरान का आप न्यूक्लियर एक्सपोज हो गया। अब ये तो बात सही है कि अब कम से कम उसके जो 12,000 वो थे आपके सेंट्रीफ्यूज जो उसमें थे, उसमें से अगर हटाया नहीं, और सेंट्रीफ्यूज नॉर्मली हटता नहीं है, फिसाइल मटेरियल हटाते हैं आप। फिसाइल मटेरियल इसलिए हटाते हैं कि वो उसमें रेडिएशन का खतरा होगा, अगर बॉम्ब गिरेगा तो। आपने वो हटा लिया, लेकिन जो रिएक्टर्स है क्या वो डैमेज हुए हैं? और नहीं हुए तो क्या फर्दों पे फिर से आप इनरिचमेंट शुरू कर सकते हैं? क्योंकि डैमेज तो हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, नेस्तनाबूत नहीं हुआ, जो ट्रंप कह रहे हैं कि वो ऑब्लिटरेट हो गया, कहीं ऑब्लिटरेट वगैरह नहीं हो, बल्कि उन्हीं के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि नहीं साहब, ये ऑब्लिटरेट नहीं हुआ है, ये डैमेज हुआ है। तो ट्रंप की आदत है कुछ भारी भारी शब्द लिखने की, तो उन्होंने लिख दिया ऑब्लिटरेट हो गया, मतलब नक्शे से गायब हो गया। तो ये हकीकत नहीं है। तो जब गायब नहीं हुआ, इनरिचमेंट पे कोई मुआहदा नहीं हुआ, तो इसको कहेंगे क्या? क्या ट्रंप जीत गए वाकई? दोनों पहलवान को आपने किनारे कर दिया, कहा कि नहीं नहीं भाई अब उतर के और तुम लोग कुश्ती के मैदान से हट जाओ, तो हट गए दोनों।
मुक्त पसीने से थक गए थे लड़ने से, तो हट गए। अगर इसी को आप जीत या हार मान रहे हैं तो मुझे लगता है कि दुनिया की रैशनैलिटी को आप कम करके आंक रहे हैं। जी, ये बहुत अहम बात कही एनके सिंह साहब ने, धनंजय त्रिपाठी जी, कि भाई आपने पहले उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को खत्म करने के लिए दुनिया पर खतरा है, हम पर खतरा है। ट्रंप ने तो ये तक कहा, जेडी वैंस और ट्रंप ने, कि अमेरिका पर भी खतरा था और अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट में था कि ये उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करें या रोकें। दुनिया के इंटरेस्ट में अभी 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 खबर आ रही है कि अटैक हुआ है, सायरन बज रहे हैं और इजराइल पे मिसाइल से हमला हुआ है, 6 लोगों की मौत। मेरे ख्याल से सर क्या होता है, ये खबर कई बार पहले की भी चल रही होती, 3-4 चैनल। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या वो खबर चूंकि रोटेशन में चला रहे होते तो वो चल रही होती है। मेरे ख्याल से फ्रेश खबर नहीं है, चेक करना, वापस लौटते हैं जैसे ही अगर हुआ कि लेटेस्ट खबर है, बाकी जगह देखो। खैर, तो सवाल ये है कि जिस लिए आपने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट पर अटैक किया और जिस तरह से कैमोफ्लेज करके अटैक किया, उसके बाद सीज फायर जब अमेरिका कर रहा है तो क्या कोई कमिटमेंट है, क्या कोई बात हो गई उनके कि न्यूक प्रोग्राम पे आगे इनरिचमेंट नहीं करेंगे और इस दिशा में नहीं जाएंगे? नहीं तो फिर रोक दिया और वहां से जैसा कि कहा जा रहा है कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट को कहीं और शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, उनको वक्त ज्यादा लग सकता है, यही न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, सब जगह यही छप रहा है न्यूक्लियर एनर्जी एक्सपर्ट के हवाले से कि अगर वो 6 महीने में बनाने वाले थे तो 2 साल और लगेगा। तो इसका अचीवमेंट क्या है, हासिल क्या है, टेक अवे क्या है? देखिए, हासिल कुछ नहीं है। अगर आप करंट सिचुएशन को देखें तो एक आई वॉश है, इसको कहा जाए कि हमने भी कर लिया, आपने भी कर, सबने इसमें, सबकी जीत हो गई है। इजराइल अपना कह सकता है, ईरान अपना कह सकता है, ट्रंप इसको अपना एक बहुत बड़ा पीस मेकिंग एफर्ट बोलेंगे। लेकिन समझौता तो कुछ चल रहा था। अमेरिका और ईरान के बीच में कई राउंड्स की टॉक्स हो गई थी। ये कहा जा रहा था कि समझौते के काफी करीब है, जो बेंजामिन नेतन्याहू ने बर्बाद कर दिया। वो इसके बीच में आ गए। ईरान की तरफ से विलिंगनेस थी, वो यूरोपियन देशों के साथ भी नेगोशिएशन करने को तैयार था, और ईरान की तरफ से एक विलिंगनेस हमने पहले भी देखी है, 4-5 साल पहले भी, जब ओबामा के समय में एक नेगोशिएशन हो गया था ऑलमोस्ट, जिसको ट्रंप ने ही फिर आकर के खत्म कर दिया। तो मेरे ख्याल से अब सेकेंड राउंड में आपको शायद ये देखने को मिले हमें कि एक समझौता भी जो न्यूक्लियर इशू है ईरान के साथ अमेरिका का, एक हो जाए, और जो दोनों को ही मान्य हो। क्योंकि ये मानना कि उनके पास इनरिच्ड यूरेनियम खत्म हो गया, ये तो सही नहीं है। वो कहीं पर है, ईरान के अंदर आज भी है, और साइंटिस्ट जो होते हैं बनाने वाले, उनके पास काफी है जो ट्रेंड है और वो इस चीज को बना सकते हैं। तो वो अभी उस पर भी एक समझौता आएगा, जिसका भी श्रेय ट्रंप अपने 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 ऊपर लेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि उन्होंने, देखिए, तबाह भी कर दिया, युद्ध भी रुका दिया, एक समझौता भी लेके चले आए न्यूक्लियर उसके ऊपर। लेकिन जो सिंह साहब कह रहे थे वही है कि एक कलेक्टिव जो विजडम है इंटरनेशनल कम्युनिटी का और अमेरिकी जनता का, वो इसको कैसे देखेगी और इसको क्या मानेगी। मेरे ख्याल से ये एक बड़ा अहम सवाल है जो हम तमाम सारे अंतरराष्ट्रीय संबंध जो देखते हैं उनके लिए है कि इसको हम किस तरीके से, किस नजर से देखें। क्योंकि इसमें तबाही तो हुई है, तो सवाल ये कि तबाही की आवश्यकता क्या थी, जब सब कुछ मिल ही रहा था, नेगोशिएशन ऑलमोस्ट तय था, तो ये वॉर क्यों, ये लड़ाई क्यों, इससे किसका फायदा हुआ, इसको किससे, मतलब किसी की जनता का फायदा हुआ, या आपने कोई मेजर ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया? क्योंकि कोई ऑब्जेक्टिव तो इसमें अचीव होता दिख ही नहीं रहा है ना। आपने उनका न्यूक्लियर फैसिलिटी बर्बाद किया, ईरान अपने न्यूक्लियर फैसिलिटी पे कोई आंसर नहीं दे रहा है, अमेरिका ये नहीं बता रहा है कि ईरान क्या करेगा न्यूक्लियर फैसिलिटी का, इजराइल ने क्या उनका न्यूक्लियर फैसिलिटी बर्बाद कर दिया। तो किसने क्या किया, ये एक गहरा सवाल है। और युद्ध फिर क्यों किया गया, और युद्ध विराम क्यों किया गया, किस चीजों पे किया गया, ये कोई स्पष्टता नहीं है। और मेरे ख्याल से अभी होगा ये कि सेकेंड राउंड में आप देखेंगे कि कोई नेगोशिएशन भी इसके अंदर आ जाएगा, और जो पुराना वाला न्यूक्लियर इनरिचमेंट था कि भाई 3% 4% उनको दिया जाए, वो चीज अमेरिका मान लेगा और दुनिया के सामने कहा जाएगा, देखिए, सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से करा दिया गया।